अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत की, जो शहरियों को ट्रांसपोर्ट का बेहतर निजाम तो ना दे सकी, निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पर वार की तैयारी कर ली। साई सरकार ने निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को कानून के दायरे में लाने का फैसला कर लिया। निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज बगैर कानून के नहीं चल पाएंगी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कमर्शियल तस्वुर होंगी। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, कोई सिस्टम नहीं दिया गया साई सरकार की जानिब से ट्रांसपोर्ट का, लेकिन जो लोग खिदमत कर रहे हैं, जो लोग कम अज़ कम सिस्टम दे रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि आईनी तौर पर हम जो है ऑनलाइन टैक्सीज पर जो है वो कानून के दायरे में लाने के लिए ये बिल ला रहे हैं। सिंध हुकूमत ने ये बिल तैयार कर लिया है। हालांकि बसें या जो वादा किए गए थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से सिंध हुकूमत ने वो तो पूरे नहीं किए, मगर जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज चल रही हैं अब उनके खिलाफ भी डंडा उठाने का फैसला किया गया है और उन्हें आइन के दायरे में लाने के लिए जो है वो आईनी तरामीम करने का फैसला किया गया है। नया कानून जो महकमा ट्रांसपोर्ट जो है जिस पर काम कर रहा है, और महकमा ट्रांसपोर्ट ने महकमा कानून की खिदमत इसमें ली है और जो मसूदा तैयार करके महकमा कानून को भेजा है। इस मसूदे के मुताबिक जो ऑनलाइन टैक्सीज हैं उनको कमर्शियल तस्वर किया जाएगा। ऑनलाइन टैक्सीज को सिंध हुकूमत जो है उनको टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टैक्सी चल रही हैं शहर भर में उनको रूट परमिट लेना लाजमी होगी। जिनके पास रूट परमिट नहीं होगी उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल की जाएगी। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाना लाजमी होगी। जो डेटा है उसको सिंध हुकूमत को रसाई देना जो है वो लाजमी होगा, क्योंकि जो हमारी बात हुई वजीर ट्रांसपोर्ट से, उनका ये कहना है कि हमें इल्म नहीं कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं, क्या हो रहा है। अच्छा संजय, ये भी बताइएगा कि अगर टैक्स लगेगा तो फिर जाहिर है कि फिर किराया भी बढ़ेगा। ये जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस वाले हैं इनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? ऑनलाइन टैक्सी सर्विस वालों ने जो राब्ता किया है वजीर ट्रांसपोर्ट से इस सिलसिले में, वो खुद एक मसूदा तैयार करके आए थे जिसमें रूट परमिट और दीगर चीजों के हवाले से वजीर ट्रांसपोर्ट से डिस्कस किया था उन्होंने। मगर उनके जो मसूदा है उसको जो है बिलवक्त जो है मुस्तरद किया गया है। सिंध हुकूमत ने अपना जो है वो कानूनी तौर पर नया मसूदा तैयार किया है जिसे महकमा कानून को भिजवा दिया गया है, जिस पर कानूनी मुशावरत जारी है। जिसके बाद जो है वो ये मसूदा सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद जो है वो सिंध असेंबली इस बिल को पास कर इन जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है उनके खिलाफ जो है वो डंडा उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। मुकाबले ऐसे कि सांस थम जाए, जब जंग खेल में बदल जाए तो फिर क्रिकेट गुरु आता है। मैं हूं शुएब जट। हम आ गए हैं, अब पड़ेगा जोर का जोर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद समी ने कहा है कि पहले मैच की भरपूर तैयारी की है। इवेंट का आगाज कलंदर्स को शिकस्त देकर करेंगे। मैच खेलने जा रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव वाइब है माशाल्लाह। जिस तरह का स्क्वाड है, टीम है और जिस तरह की हमारी प्रिपरेशन है, तो वी आर अप फॉर फर्स्ट मैच और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैच जीतें। कोई प्रेशर नहीं है, टूर्नामेंट में आपने जीतना है तो हर टीम से आपने खेलना है और ट्वाइस खेलना है। तो सारे लड़के अप हैं, मैं भी इंशाल्लाह बहुत अप हूँ इस मैच के लिए। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने कराची को PSL के 5 मैचेस की मेजबानी देने को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत मोहम्मद समी को देने पर भी इत्मीनान का इजहार किया। देखिए, क्योंकि उनको क्रिकेट की समझ है और टेस्ट क्रिकेटर हैं, वनडे क्रिकेट भी खेले हुए हैं, क्रिकेट से बहुत वाकिफ़ हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो आदमी पहले में और आज में बड़ा फ़र्क होगा, क्योंकि आप जो ऊपर जाते हैं आपके थिंकिंग जो है वो डिफरेंट आती जाती है, क्रिकेट की सोच ज़्यादा आ जाती है, समझ आ जाती है। तो ये कोई बुरा डिसीजन नहीं है। समी इज कैपेबल टू लीड द साइड। PSL 4 का इफ्तिताही मैच कौन सी टीम जीतेगी, इस बारे में क्रिकेट के शायकीन क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फेवरेट जो है मोहम्मद समी है और पिछली दफ़ा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, इस दफ़ा भी हमारी दुआएं और सब यूनाइटेड के लिए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हैं।
मैं लाहौर कलंदर के साथ हूँ। पिछली दफ़ा तो वो उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और इस दफ़ा का PSL जो है वो लाहौर जीतेगा। इंशाल्लाह इस्लामाबाद जीतेगा, क्योंकि लुकरों की सी भी हमारी बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह उसमें शादाब खान, पई मशरफ, मोहम्मद समी जो एक नया कैप्टन भी आया हुआ है। तो आज लाहौर कलंदर हमारी फेवरेट है क्योंकि उसमें AB डिविलियर आए हैं और फ़खर जमान है, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर हमारी फेवरेट है। मोहम्मद समी मेरे फेवरेट बॉलर है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड विन करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आज पहले मैच में टकराएंगी। सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन तबसरे और पेशगोइयों में मसरूफ हैं। PSL का पहला मैच ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। PSL का बुखार शायकीन के सर पर सवार। PSL 4 का है आज पहला इम्तिहान। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल। कोई इस्लामाबाद तो कोई लाहौर की टीम का दीवाना। साद मुस्तफवी ने ट्वीट किया, PSL के दीवानों के लिए आज का दिन ईद से कम नहीं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत का राज क्या है? कोच डीन जोन्स के रेड बुक के एक बार फिर चर्चे होने लगे हैं। डीन जोन्स ने ट्वीट में लिखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तैयार है, हरीफों को हराने का प्लान भी बना लिया है, बस इस प्लान पर अमल करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ इस बार का इवेंट सबसे सनसनीखेज होगा। डीन जोन्स ने इवेंट में शरीक तमाम टीमों से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। क्रिकेट बुखार 104। फैसलाबाद में PSL का जुनून कैसा है, देखते हैं शाहीन शहजादी की इस रिपोर्ट में। PSL के रंग इस्लामाबाद यूनाइटेड के संग। फैसलाबाद में नगर नगर से आए बासी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को क्या पैगाम दे रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस्लामाबाद यूनाइटेड असे मिष्ट ख्याल तसुसाथिन। इस्लामाबाद यूनाइटेड विजय थी रहा, हमारे शुभकामनाएं हर भेड़े। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें आपसे प्यार है, हम आपके साथ हैं, आप जीतोगे जीतोगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड नू मौला ना हराए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं हारती। गुजरांवाला के मैरिज हॉल में शादी की तकरीब के दौरान दो पुराने दुश्मनों के ग्रोहों का टकराव हो गया। लड़ाई के दौरान फायरिंग भी हुई और एक नौजवान जान से गया, 4 जख्मी हुए। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे ज़ुबैर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर भट्टी, अफसोसनाक वाक़या है, 4 अफराद जख्मी हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? आज भी ये गुजरांवाला का इलाका है वजीराबाद, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादी के ये फंक्शन जारी था एक निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पर दो दरीना दुश्मनी 2 ग्रुपों में थी। वो दोनों एक ही जो मैरिज हॉल में इकट्ठे हो गए, जिस पर दोबारा ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। पहले भी इनके जो है लड़ाई झगड़े के मुख्तलिफ वाक़या सामने आ चुके हैं, लेकिन आज जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया और झगड़े के दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक जो है शख्स वो जाम बक हो चुका है, जबकि जो 4 है उनको सीरियस हालत में जो तहसील हॉस्पिटल है वजीराबाद वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है अभी तक। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, ना ही अभी तक पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची है। जो ये दरीना दुश्मनी थी इनकी हुई 2 साल से ये दरीना दुश्मनी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के लिए अच्छी खबर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 4 महीने 10 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में अदालत ने छोटे मियां साहब की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। काली घटाओं के मौसम में नून लीग के लिए उम्मीद की किरण। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करके शहबाज शरीफ की रिहाई का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में जमानत की दरखास्त दी थी। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब के वकील ने रमजान शुगर मिल्स के करीब बनने वाले नाले का नक्शा पेश किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा होता रहा तो कोई भी सियासतदान काम नहीं कर सकेगा। MCA मौलाना रहमतुल्लाह ने नाला बनाने की दरखास्त दी। नैब ने इसे मुल्जिम बनाने के बजाय गवाह बना लिया। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हमजा शहबाज है, नैब ने शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार किया? नैब के वकील बोले, हमजा तफ्तीश में ताउन कर रहा है। अदालत इन दलाइल पर मुतमईन ना हुई और 2 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली।
आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में फवाद हसन फवाद की जमानत भी मंजूर हो गई, लेकिन अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में दरखास्त खारिज कर दी। आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश रमजान शुगर मिल्स केस पर तहकीकात शुरू हुई। शहबाज शरीफ की रिहाई की खबर आते ही लीगी रहनुमाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी ऐसी दौड़ लगी कि हर कोई एक दूसरे को पीछे धकेलता नजर आया। हाथ ऊपर उठाए हर कोई पहले कैमरे की आंख में नजर आने का ख्वाहिशमंद दिखाई दिया। लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट की जमानत के फैसले पर अमल देते हुए कहा कि अदालत का फैसला हक और सच की फतह है। वो दिन दूर नहीं जब सियासी इंतकाम के बादल छट जाएंगे। शहबाज शरीफ का मजीद क्या कहना था, जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, कायदे इस बेख्तलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। उनका ये कहना था कि अल्लाह की करम से एक मरतबा फिर हर इल्ज़ाम में सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा, बड़े भाई नवाज शरीफ, अपने खानदान, पाकिस्तान के अवाम और कारकुनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी दुआ में याद रखा और मेरी हिम्मत बनाते रहे। उन्होंने अपने वकला का भी शुक्र अदा किया कि उन्होंने शबानो रोज़ मेहनत और जज्बे से मुकदमा तैयार किया और उसकी पैरवी की। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि वो दिन दूर नहीं है जब इल्ज़ाम तराशियों और सियासी इंतकाम के बादल छट जाएंगे और कौम मुस्लिम के मुंतज़िर है जिस दिन नवाज शरीफ एक मरतबा फिर अवाम में होंगे। तो उनकी जानिब से काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है अदालत के इस फैसले के ऊपर, और ये रद्दमल था जो शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया उस्मान। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ की ज़मानत पर नून लीग वालों के लुड्डियाँ डालने पर हैरत हो रही है। ज़मानत हुई है, वो केस से बरी नहीं हुए। ऑपोजिशन लीडर का कोई मुस्तक़बिल नहीं। शर्म हया के हवाले से कुछ किरदार हमजा शहबाज साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी बनता है। खरबों डॉलर्स के जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, रेफरेंसेस हैं, FIRs हैं, करप्शन के, प्रत्यानती के, किकबैक्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के। तो उन्हें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि ऐसी कमेटी के जिस कमेटी ने करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है वो इनकी चेयरमैनी में मेरा ख्याल है कि जचती नहीं है। तो इनको खुद ही थोड़ा सा शर्म हया का सबूत देना चाहिए, और वही शर्म हया जो पिछले 10 साल से डॉक्टर ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए से ये पार्लियामेंट में जो है वो बेचा करते थे। बात करते हैं अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की, जिसका बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से खैर मुक़द्दम किया गया है। दारुल उलूम में तहरीक पेश कर दी गई है। शुएब सिडल को अहम जिम्मेदारी देने पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें, बरतानवी अरकान पार्लियामान का पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़। दारुल अवाम में बहस के लिए तहरीक पेश। अर्ली डे मोशन में कहा गया है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम को सराहते हैं। शुएब सडल ईमानदार और गैर जानिबदार शख्स हैं जो इस अहम जिम्मेदारी की अहलियत रखते हैं। दारुल अवाम मजहबी आज़ादी के लिए उनको मुकम्मल हिमायत और मदद का यकीन दिलाता है। 5 फरवरी को शैनन जेम की जानिब से पेश की गई तहरीक पर अब तक 15 अरकान दस्तखत कर चुके हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक मुकदमे पर हुक्म सुनाते हुए जनवरी 2019 में शुएब सडल की सरबराही में कमीशन कायम किया था। साबिक़ IG सिंध और अक़लियतों से मुताल्लिक़ कमीशन के सरबराह शुएब सडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इसी मौजू पर बात करते हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने आपकी तैनाती को सराहा है और ताबुन का यकीन दिलाया है, कैसे देखते हैं आप इसको?
देखें, ये जो हमारा माइनॉरिटीज़ का इशू है ये काफ़ी मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट इशू है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीट करें। और अगर इसकी बैकग्राउंड आप देखें तो ये 2013 में जो चर्च है पेशावर वाला उस पर हमला हुआ था और उसके बाद से फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था और उस डिसीजन में 7-8 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे उस डिसीजन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त से कोई इस पे ज़्यादा हमारी जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में जो एक्सपेक्टेड थी कि वो अपनी तेज़ी दिखाएंगे वो नहीं हुई और लैक लस्टर सा एक सिलसिला रहा है। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए। तो अब ये कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे दी गई है। तो इस पे अगर इंटरनेशनल सपोर्ट हमें मिलेगी तो उतना ही उसमें बेहतरी होगी, उतनी बेहतरी होगी। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अक़लियतियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन तो बहुत हैं, मगर उनके नफाज में क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, ज़रा इस पे भी बात कर लीजिएगा। देखें, ये क़वानीन तो बाद की बात है, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि आपका जो आर्टिकल 2A है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है इस पे कि जो लोगों का इर्रिस्पेक्टिव कि उनका फेथ क्या है, उनका क्रीड क्या है, लैंग्वेज क्या है, वट एवर, दे हैव टू बी गिवन ड्यू प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के 20, 21 और 22 और फाइनली जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं उनके तहत आर्टिकल 36 है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ का बड़ा क्लियरली एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनाई गई है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुएब साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनसे जान लेते हैं कितनी अहमियत रखती है आपको बरतानवी दारुल उलूम में इस तहरीक को पेश किया जाना, पाकिस्तान को इस हवाले से कितनी मदद मिल सकेगी? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे इसको एक्नॉलेज किया गया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो इक़दाम किया है वो उसको सराहाया गया है। ये एक आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही एक अहम पेशरफ्त है। उसके बाद डॉक्टर शुएब सडल के बारे में जो कहा गया है वो बाकायदा अब पार्लियामेंट की यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स है उसका हिस्सा बन चुकी है वो बात। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये आगे लेके चलना है। मैं आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बता दूं कि अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान की साख बैनुल-अक़वामी तौर पर काफ़ी मुतासिर हो रही है। कोई भी केस वहाँ जो होता है उससे हमारी यहाँ पे जब हम बिजनेसेस के लिए लोगों से बात करते हैं तो उनके यहाँ पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन हो जाती है। तो जो माइनॉरिटी कमीशन के लिए जो आगे टास्क है वो पाकिस्तान की एक जो हैसियत है वो दुनिया के अंदर उसको बुलंद करने का मौका मिलेगा। ये टास्क बहुत मुश्किल भी है बिकॉज आई थिंक इसको पूरे रिसोर्सेज देना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं इमरान खान और ये PTI की गवर्नमेंट को ये बावर कराता चलूँ कि ये जब चीज़ें हमारे यहाँ अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से हम पूरी कर सकेंगे तो जो अक़वाम आलम है वो हमें देखेगी कि हम एक ऐसी मुमलिकत हैं जो अपने शहरियों का खुद ख्याल कर रही है। ठीक है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब बरतानिया से आप हमारे साथ मौजूद थे। शुएब सडल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। होती नहीं थी, लिहाजा ये बड़ा फ़र्क है हमारी हुकूमत में और साबका हुकूमत में कि हम एक कैबिनेट के जो तवातुर के साथ इजलास भी हो रहे हैं, उनकी बात जो है वो भी हम उसको लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो फैसले हुए हैं तकरीबन 243 फैसले जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। तकरीबन 43 फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी अमल दरामद होना बाकी है और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो फैसले अभी तक नहीं हुए।
کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل زونز ہیں جتنے بنے ہوئے ان میں جہاں جہاں انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی نہیں ہے ان میں گیس اور بجلی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگائی جائے گی، اور اس کا جو تاکہ جو صنعت ہے، کیونکہ ہماری سرمایہ کاری اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے پورے دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو یہ اہم ہے کہ ہم تیار ہوں اس سرمایہ کاری کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہ جو کہ ہونے جا رہی ہیں۔ پی ایس او کا نیا بورڈ آج جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ظفر عثمانی صاحب نئے چیئرمین ہوں گے پی ایس او کے، تارا عذرا داؤد ہمایوں بارکزئی بلوچستان سے، شاہد خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے، اور جوائنٹ سیکرٹری پیٹرولیم ڈی جی پی سی پیٹرولیم ڈویژن، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن، سیکرٹری پاور، ایم ڈی پی ایس او سی ایل اور او جی ڈی سی ایل بھی اس کے ممبر ہیں۔ جو اس کی جو پرپوز بورڈ میں جو ظفر عثمانی صاحب ہیں وہ پی ایس او کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر بینک ہے، زرعی ترقیاتی بینک، یعنی عدنان غنی ایک بینکر ہیں، اس وقت غالباً آسٹریلیا میں ہیں، ایک انٹرنیشنل بینکر ہیں، بہت بڑی ریپیوٹ کے آدمی ہیں، ان کا جو اس وقت بینکنگ کا تجربہ ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہے، ان کو لگایا گیا ہے زرعی ترقیاتی بینک کا چیئرمین۔ اوورسیز پاکستانی ہے، اور اس سے بھی ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ، اور پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں، اب بھی ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آپ کے لیے کھلا ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ اگر پاکستان آئیں، یہاں پہ اپنا جو پوزیشنز ہیں، اپنا جو تجربہ ہے اس کو یہاں پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ نہیں آسٹریلیا نہیں۔ اچھا جی، گوادر پورٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا ہے نصیر خان کاشانی صاحب کو، گوادر پورٹ کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کو ریڈو کرنے کے لیے جو پلان چیئرمین اسٹیٹ لائف نے دیا ہے، اسٹیٹ لائف بہت بڑی ہماری کمپنی تھی جس کو کہ کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا، کافی معاملات میں اس کی جو مارکیٹ شیئر تھا ایک وقت میں 100% تھا، جب کم ہو کے 28% رہ گیا ہے، تو اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ کیسے ریوائیو کریں، کیسے ریویمپ کریں، اس کے لیے فوری طور کے اوپر جو وہاں پر یونین ہے اس کو وہاں پر اس کو اسینشیل سروس قرار دے دیا گیا ہے تاکہ یونین وہاں پر جو ہے اس کا نہ ہو سکے، اور اس کے اندر جو ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں ہم وہ ریفارمز جو ہیں وہ آ سکیں۔ اس کے ساتھ بریف کیا گیا ہے کیبنٹ کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو ہاسپٹلز ہیں، شیخ زاید ہاسپٹل ہے، کراچی کا جناح ہاسپٹل ہے، ان کو واپس لانے کے لیے وہ وفاق کو واپس ملے ہیں، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے پارلیمان کو کہ وہ کیسے اس کو معاملہ جو ہے اس کا چلایا جائے۔ اس کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اور جو ایرا ہے اس کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کا ایک ڈرافٹ پروپوزل جو ہے وہ آیا ہے جس کی اپروول جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو ریفارم ہے اس کا جو بورڈ بننا ہے پیمز کا، اس کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فی الحال اس کے لیے کمیٹی، کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے آزاد جموں کشمیر کو، جو کہ دیا جانا ہے واٹر پیمنٹ کا جو ایشو ہے، جو سر چارج کا ایشو ہے، اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کے اوپر کمیٹی بنائی گئی ہے۔ نیشنل اینٹی نارکوٹکس پالیسی جو ہے وہ آج کابینہ میں پیش کی گئی۔ یہ اہم فیصلے تھے جو آج کے جو آپ کے سامنے نہیں وہ ڈیفر ہو گیا، وہ اس کو ڈیفر کر دیا گیا۔ سر میرے دو کوشچن ہے شارٹ، ایک دو ایک شارٹ ہے۔ ایک تو یہ سر کہ سعودی عرب کا یقیناً تاریخی دورہ ہے اور کامیاب بھی ہوگا، لیکن ایک آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، کچھ کے ٹی کے ایس سے امپیز بھی آئے ہوئے ہیں، پریس کانفرنس بھی کیا ہے کہ سعودی عرب میں بہت سارے
पाकिस्तानी जो है, मैं पख्तून नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी जो है वो जेलों में है और बहुत सारी मुश्किलात में है, बहुत सारों की व्यूज़ों का प्रॉब्लम, वहाँ पैसे फंसे हुए हैं। एक तो ये इशू है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मंडे को पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे और IMF के हवाले से जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से मंडे को पार्लियामेंट हाउस श्योर है कि वो जाएंगे? जी, पहली बात तो यह है कि जो जब दोनों दौरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उसमें जो सबसे अहम हमारा एजेंडा था वो था ही जो हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं वो उनके ऊपर थी। आपको मालूम है कि इसी मामले के लिए इसी ज़मन में जो फीस है वीज़े की वो रिड्यूस की गई थी 2000 दिरहम से, उसको वापस 300 दिरहम के ऊपर लाया गया। और अब जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तमाम एम्बेसीज को कि जो भी एक पैटी क्राइम्स में मुलव्वस पाकिस्तानी हैं उनको बिल्कुल आप फैसिलिटेट करें। और जाहिर है कि जो बड़े क्राइम्स में हैं उनके ऊपर तो जो लॉज है और उसके ऊपर मानेगा भी नहीं हमारी, लेकिन जो ऐसे मामला जिनमें हम हेल्प कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल ये बात है। और पिछली दफ़ा भी जो मलक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ कस्टोडियन ऑफ खातम अल हरमैन अल शरीफैन जो हैं उन्होंने खुद भी ये जो है वो इसके ऊपर वो बड़े सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान के लिए जो सऊदी अरब का दिल है वो धड़कता है और वो इंशाल्लाह इसके ऊपर खुद भी वो सेंसिटिव है और हम भी उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का मंडे को असम्बली में जाने का इम्कान है। कंफर्म इसलिए नहीं होता कि वो ज़ाहिर है कि मसरूफियात हो जाएं, वरना वो असम्बली में जाएंगे। चौधरी साहब, आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ को जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया गया है, और दूसरा जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उसके सरबराह और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ भाई, उनके हवाले से आज तहकीकात और इंक्वायरी करने के आर्डर जारी किए और दीगर भी पॉलिटिशियंस शामिल हैं। दोनों डेवलपमेंट्स में को जिस कबीना में क्या ज़ेर बहस आई और इसको किस तरह देखते हैं और हुकूमत का क्या राय है? पहली बात तो यह है कि ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे पराठे भरते देख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो है ही ऐसा। यहाँ पे बेचारा जो मुर्गियाँ बेचने वाला था, सवा साल उसको जेल में लग गया और उसकी अभी बेल पता नहीं आजकल लगी हुई थी, पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। लेकिन 1500 अरब रुपया अगर आप चोरी करें तो फिर आपका 90 दिन से भी कम में बेल आपकी होनी जानी चाहिए और आपको घर आ जाना चाहिए। यही एक, और फिर वो भी जो 90 में से भी जो मेरा ख्याल है 70 दिन है वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं। रेंजर्स की गाड़ियां उनके आगे पीछे रही हैं, प्रोटोकॉल्स भी उनको पूरे मिले हैं। फ्रैंकली नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए तो लम्हा फिक्रिया है ही। हम तो इमरान खान हर जलसे में हर जगह के ऊपर बात ही ये करते हैं कि पाकिस्तान में दो निज़ाम हैं, एक अमीर के लिए निज़ाम अलहदा है, गरीब के लिए निज़ाम अलहदा है। अमीर आदमी पकड़ा जाता है, पूरे बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं कि बेचारा फलाना हो गया है, बीमार हो गया जी, छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। गरीब आदमी जो है वो जेलों में रहें और कोई उनको पूछता नहीं है। वकीलों की फीसें भी ज़ाहिर है अमीर लोग ज़्यादा बड़े बड़े वकील कर सकते हैं। एक तो लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें इस निज़ाम को बदलना है। हम लोग हुकूमत में हैं और हुकूमत का एक जो निज़ाम का एक हिस्सा है वो हुकूमत है और इसको इंशाअल्लाह ताला ज़मानत जो है वो बेगुनाही नहीं है। उनका जो केसेस हैं वो उनका जो मटेरियल है वो बिल्कुल मौजूद है। और हमने देखा है कि जब नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो बेल गई तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो फैसला दिया उसकी वो पूरी की पूरी उन्होंने उस बेल को, वो चार्जशीट है पूरी उस बेल ऑर्डर के खिलाफ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुला है। वज़ीर आज़म का पीर को असम्बली में जाने का भी इम्कान है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का नया दौर शुरू होने जा रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शायान शान प्रोटोकॉल फाइनल हो गया है। जायजे के लिए सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट।
सऊदी शाही मेहमान के शाहाना इस्तकबाल की तैयारियों का हतमी राउंड। हफ्ते को पाकिस्तान आमद पर मोहम्मद बिन सलमान को फजा और जमीन पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का जहाज 4 तैयारों के हिसार में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। F-17 थंडर तैयारे शाही मेहमान को प्रोटोकॉल में नूर खान एयरबेस पर पहुंचाएंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान वली अहद का इस्तकबाल करेंगे और उनकी गाड़ी भी खुद ड्राइव करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वफ्द को 4 सिक्योरिटी हिसार फराहम करने का फैसला। अंदरूनी हिसार सऊदी शाही मुहाफ़िज़ों के सपुर्द, दूसरा हिफाजती हिसार पाक फौज, तीसरा रेंजर्स और चौथा इस्लामाबाद पुलिस पर मुश्तमिल होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। वली अहद PM हाउस में क़याम करेंगे। दौरे से कबल सारे इंतजामात का जायजा लेने 6 रुकनी सऊदी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। रिहाइश, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात देखेगा। वफ्द में वली अहद के करीबी साथी भी शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर्स के मुआहदे होंगे। सक्खर में डॉक्टर्स की हड़ताल। 6 माह का बच्चा 2 दिन जेर इलाज रहने के बाद सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। वरसा ने इल्जाम लगाया कि कोई भी डॉक्टर इलाज में संजीदा नहीं था। बच्चे को मामूली बुखार की वजह से एडमिट किया गया था। साहिल जोगी की रिपोर्ट। डॉक्टर्स की हड़ताल, मासूम बच्चा जान से गया। सक्खर के सिविल अस्पताल में 2 रोज से जेर इलाज 6 माह का बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन के मुताबिक बुखार के बाइस बेटे को अस्पताल लाए, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुआयना तक न किया। मरने जैसा हो गया, बिल्कुल हाथों में आ गया। जब टेस्ट बोल रहे हैं कि अभी भी डॉक्टर आएगा तो वो टेस्ट लिख कर देगा आपको, आप टेस्ट कराना। अभी भी हमें टेस्ट का कोई भी वो नहीं मिला, लिखत नहीं मिली इनकी, कोई केयर नहीं है। ये सिविल हॉस्पिटल है, आए देखे ना इधर, क्यों नहीं आते इधर। उधर MS का कहना है डॉक्टर्स की कोई गफलत नहीं, बच्चे की हालत पहले से तशवीशनाक थी। एहतजाज से पहले बच्चे को चेक किया था। मैंने सबको कहा हुआ है कि 11 बजे तक पूरे अपने वार्ड को देख लें, तो इसके लिए भी पेशेंट को सुबह सवेरे पीडियाट्रिशियन ने देख लिया था और उसके बाद भी जो PG और हाउस ऑफिसर वहीं थे, लेकिन उसकी पोजीशन सीरियस थी इसलिए डेथ हुई है। शहरी कहते हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन मरीजों की ज़िंदगी से खेलने का हक किसी को नहीं। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। यंग डॉक्टर्स, भले से आपके अंदर वो एहसास कम हो जाए, लेकिन आपको अपनी मराहत और अपनी सैलरीज बढ़ी हुई चाहिए। आपका दिल नहीं धड़क रहा कि आप इस तरह के मरीजों को देख सकें, उनकी हालत को समझ सकें। शायद कुछ आपको शर्म आए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि पैसे तो पूरे लेते हैं मगर सहूलियात नहीं देते। माजरा है क्या, बताएंगे आपको अशरफ खान। अटेंड करने आए वो क्या करेगा? ये हमें बुटीक में भेजेंगे कि जाके ये फंक्शन में कपड़े पहने। पैसे तो ऐसे चार्ज करते हैं जैसे पता नहीं 100 रुपए का टिकट था भाई। किसी को मीटिंग करनी थी, किसी को शादी में शरीक होना था, कुछ तो उम्रा ज़ायरीन भी थे। PIA वालों ने मुल्तान तो पहुंचा दिया मगर सामान के बगैर। क्या यही वो बाकमाल सर्विस के दावे हैं? कराची से परवाज PK 580 बुध की शाम 7 बजे मुल्तान पहुंची तो 35 मुसाफिर ऐसे थे जिनका सामान PIA वाले कराची एयरपोर्ट पर ही भूल गए। दूसरा दिन लग गया मगर सामान ना आया तो मुसाफिरों ने PIA के काउंटर पर अमले को खरी खरी सुनाई। आप किसी ऑथराइज्ड पर्सन से बात करें, इनको छोड़ें, आप किसी ऑथराइज्ड पर्सन से बात करें। PIA वाले भी डिटाई पर उतर आए, मुसाफिरों को नामुनासिब तसल्ली दी कि सामान जुमे के रोज मुल्तान पहुंच सकेगा। अशरफ खान, समा, कराची।